एक अपमान किया था मोदी साहब ने इससे पहले, जिसमें उन्होंने, जो हमारा सैनिक है वो क्या साहस दिखाता है, उससे बड़ा साहस तो इस देश का व्यापारी दिखाता है। मैं इस निवेदन को सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी से जोड़ के नहीं देख रहा हूं, ये निवेदन भारत देश की सेना के खिलाफ का निवेदन। पाकिस्तान का जनरल मुनीर और हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की जो भाषा है वो दोनों एक समान है, दोनों भारतीय सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। और आज तक नरेंद्र सरेंडर मोदी ने अभी तक उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया, उसकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? हम इसकी मांग करते हैं। यह है कौन, इसकी हैसियत क्या है? पाकिस्तान पूरी तरह से जीर्ण हालत के अंदर है। पाकिस्तान से भारत का क्या कंपैरिजन? आपने देश के 146 करोड़ लोगों के साथ धोखा किया है और आपने यूएस मीडिएशन को एक्सेप्ट किया है। इनके किसी भी नेता के सुपुत्र या सुपुत्री सेना में कहीं सेवा दे रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी है क्या आपके पास? दोस्तों नमस्कार, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आपने आज का वो पोस्टर, हमारा जो थंबनेल है वो पढ़ लिया होगा, है ना? तो आपको पता चल गया होगा कि हम आज किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, और आपने टाइटल भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, जहां पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम दो अहम मुद्दों पे आज बात करने वाले हैं। एक तो ये है कि जो पूरी देश की जो पूरी जनता है उसकी आंख में जो धूल सा लगातार झोंक रहे हमारे विश्वगुल्लू, उनसे हम आज कुछ अहम सवाल पूछने वाले हैं। जो इस चकाचौंध में जो खड़ी की गई चकाचौंध है, ऑपरेशन सिंदूर की, और फिर वो पंजाब के एयर बेस पे जाके सैनिकों से मिलना, और एक और बड़ा एक अद्भुत मनोहर दृश्य खड़ा करना ताकि लोग वही देखें, और अहम सवाल जो मूल सवाल है वो पूछना भूल जाए, या तो ये माने कि छोड़ो यार अब इसमें क्या पूछना, ये हम नहीं करेंगे। वो जो सवाल है, अहम सवाल है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो आज पूछे जाएंगे। और दूसरा जो मुद्दा है जिस पर हमने कल छोटा सा एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज भी उस पर तो बात करना बहुत जरूरी, क्योंकि वो वीडियो भले ही हमने छोटा बनाया था लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। वो मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का एक मंत्री हमारी सेना का खुले मंच से, मध्य प्रदेश की एक और कोई महिला वहां पे मंत्री मौजूद थी, शायद सावित्री उनका नाम था, और एक पब्लिक का हजूम था वहां पे, उन सब के बीच में वो हमारे कर्नल सोफिया को, और एक तरह से कहें तो फिर पूरी सेना को जिस तरह से उसने अपमानित किया है, वो कोई छोटा मुद्दा नहीं है। उस पर एक ही बार बात करके 10 मिनट की कोई बातचीत करके उसको खत्म नहीं किया जा सकता। दो बड़े मुद्दे उस पर बात करेंगे, और उस पर बात करने के लिए हमने रिटायर्ड कर्नल चौधरी साहब को बुलाया है, आमंत्रित किया है। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ में कांग्रेस के प्रबल प्रताप शाही साहब है, उन दोनों को हमने आमंत्रित किया। हम दोनों को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, दोनों का हम स्वागत करते हैं। भाई आप सब भी कर ले। चौधरी साहब, आप हमारे मंच में पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आने के लिए जय हिंद सर। जय हिंद। शाही साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सर, हम वो सवाल तो पूछेंगे ही जो कि उसमें भी आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा चौधरी साहब, लेकिन मैं शुरुआत यहां से आपसे इस बात को पूछ के करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आप कहे तो मैं एक बयान दिखा दूं, एक बड़ा नीच बयान है ये, इसको दिखा दूं, मैं दिखा देता हूं। सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को
पाकिस्तान भेजकर जगह कोई ले सकता है? चौधरी साहब, जी, ये देशद्रोह से कम है क्या कुछ? इस पर क्या होना चाहिए सर? ये सुन के खून खौल हो रहा है हम लोगों का। और इसको कल बताया जा रहा है कि सिर्फ चेतावनी दी गई, कहा कि ऐसा मत बोला करो। जो मैंने अपने वीडियो में कल कहा था, इसको कुछ नहीं होने वाला है। इसकी तरक्की होगी, इस आदमी की पदोन्नति होगी, इसको और बड़ा पद मिलेगा और कहा जाएगा कि भैया तुम अब तक कहाँ छुपे थे, तुम तो हमारे बहुत काम के आदमी हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। इस बयान को आप तो सेना में इतने आपकी डेकोरेटेड सर्विस है, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए मयूर जी, भारतीय सेना किसी भी पार्टी की बपौती नहीं है। सही बात। भारतीय सेना 146 करोड़ हिंदुस्तानियों की, चाहे वो किसी धर्म से, जाति से, वर्ग से आते हैं, उनके लोगों की, समाज की पार्टी, संविधान से जुड़ी हुई पार्टी है। हमारा सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है और भारतीय सेना की जो विचारधारा है वो विचारधारा है सर्वधर्म समभाव। जो पलटन का धर्म वो मेरा धर्म, उसमें ना तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम नहीं। हम लोग मिलजुल कर इस देश की खातिर, इस तिरंगे की खातिर लड़ाई लड़ते हैं। और इस समय पे जब देश में पूरे एकजुटता है, सामाजिक समरसता है, इस पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना कि हम लोग मिलजुल कर एक साथ, सभी पार्टियां मिलजुल कर सरकार का साथ देंगी, देश की सेना का साथ देंगी। आज इस मंत्री जी के बयान को, बीजेपी के एक नेता के इस ओछे और घटिया बयान को सुनकर मेरा एक फौजी आदमी होने के नाते खून खौल रहा है कि किस तरह की गंदी और उन्मादी भाषा का इस्तेमाल किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और ये इनको अगर एक दिन एक रात बॉर्डर पे बितानी पड़ जाए तो मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जो इनके साथ होगा। ये लोग देश में, अपने लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच में जाकर उन्मादी बातें करते हैं। ये उन्माद फैलाने का समय नहीं है, ये देश को एकजुट करने का समय है। कर्नल कुरैशी हमारी डेकोरेटेड सोल्जर है। वो देश की सेना के लिए, तिरंगे के लिए, संविधान को बचाने के लिए और देश की सीमाओं को रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। जो उन्होंने काम किया वो बखूबी काम किया, लेकिन इस तरह की ओछी चीजों में, बयानों में अगर हमारे देश की सेना के किसी जवान को, अफसर को, किसी महिला को अगर घसीटा गया, मैं ये गारंटी देता हूं कि पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस पार्टी का होने के नाते आज ही हम उनके खिलाफ एफआईआर, मध्य प्रदेश में जहां कहीं पे भी है उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे कि कैसे उसने हमारे देश की सेना की एक महिला अधिकारी का इस तरह से रेफरेंस देके काम किया। और मैं आज ही मोदी जी से और मध्य प्रदेश के, मेरे ख्याल से शायद मध्य प्रदेश के शायद मंत्री हैं, एमएलए हैं, इनका इस्तीफा आज ही लेना चाहिए। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देश का पूरा पूरा सैनिक समाज, पूर्व सैनिक समाज और देश के 146 करोड़ लोग, उनकी भावनाओं को आहत हुई। आज ये बयान सुनकर मुझे वाकई में मेरा खून खौल रहा है। मैं चेतावनी देना चाहूंगा, देश की सेनाएं, जो सरकार उनको अधिकार देती हैं, काम देती हैं, मिलिट्री नैरेटिव देती हैं, उसको पूरा करने का अंजाम सर हमारी सेनाएं करती हैं। और सेनाओं ने 22 अप्रैल के बाद से बहुत ही मुस्तैदी से, बहुत ही तरीके से सिलसिलेवार अपनी तैयारियां की और तैयारियां करने के बाद जो उनको नैरेटिव या जो टारगेट दिए गए, उन टारगेट्स को पूरा किया। बाकी चीजों के बारे में बाद में आएंगे, डिटेल में बात करेंगे। आज सवाल जो आपने, ये पहला सवाल जो किया है, इसको हम पूरी तरह से खंडन नहीं करते हैं। आज शाम तक मैं चेतावनी देता हूं कि इस मंत्री जी को या तो इस्तीफा लिया जाए या उनकी माफी आए
या फिर मोदी जी इसका संज्ञान लेकर चेतावनी नहीं चाहिए। देश चेतावनी देता रहा पाकिस्तान को पिछले कई सालों से, उरी हो गया, फिर उसके बाद पुलवामा हो गया, फिर आज ये पहलगाम हो गया। ये इन चेतावनियों का नतीजा है। मैं ये कहना चाहूंगा, चेतावनी नहीं, ये काम का समय है, ये इम्प्लीमेंटेशन का समय है। इस मंत्री जी की कुर्सी को, इस मंत्री जी का इस्तीफा तुरंत दिया जाए, तभी हम आपको मानेंगे कि आप जो कल सरहद पर जाकर आदमपुर आर्मी बेस के अंदर, एयरफोर्स के बेस के अंदर वहां लोगों से, फौजियों से मिले थे, उनकी इज्जत अगर आप रखना चाहते हैं, उनका मान और सम्मान रखना चाहते हैं, अभी तुरंत प्रभाव से इस मंत्री जी का इस्तीफा लिया जाए। शाम होने से पहले पहले इसका इस्तीफा होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो 24 घंटे का समय हम देते हैं। 24 घंटे के बाद हम इसकी FIR लॉन्च करें। थैंक यू। चौधरी साहब, कन्वर साहब, मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे भी, और ये हमारे जो शाही साहब बैठे हैं उनसे भी। मैंने कल वो जीतू पटवारी साहब का भी पूरा बयान सुना, मैंने सुरेंद्र राजपूत साहब जो आपके हैं उनका भी बयान सुना, और भी बयान सुने। आप लोग देखिए, आप में और बीजेपी में सबसे बड़ी जो 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 फर्क है, सबसे बड़ा वो ये है, वो लोग जो है वो सीनाजोरी को ही वो परम धर्म समझते हैं। सीनाजोरी करना, चोरी तो करना ही करना, उसके ऊपर सीनाजोरी करना, और सीनाजोरी उनका परम धर्म है। तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोग क्या कर दे। आप टीका करते हैं, आप लोग निंदा करते हैं, आप चेतावनी देते हैं, फिर आप वो खत लिखते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। ये आप करते हैं जो संविधान के दायरे में रह के एक विपक्ष के तौर पर एक संयमित रूप से जो किया जा सकता है वो सब आप करते रहते हैं, वो ठीक है। लेकिन इन सब बातों का इन पे कोई असर नहीं है। ये आप लोगों ने अब तक इतने सालों में मेरे ख्याल से इतना तो सीखा ही होगा। ये इतनी मोटी चमड़ी के लोग हैं कि इनका इनका इनकी इनके इनकी चमड़ी को भेदना, चमड़ी देखिए, संवेदना तो चमड़ी में होती है ना। जो लोग साइंस जानते हैं इनको पता है कि जब चमड़ी भेदी जाती है किसी शस्त्र से या किसी नोकीली चीज से, तब दर्द होता है। दर्द अंदर अंदर नहीं होता मसल्स में, चमड़ी में दर्द है। इनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि वो आप पेनिट्रेट कर ही नहीं पाते। आप खत लिखेंगे, ये कब होगा कि ऐसा दुस्साहस? क्योंकि मैं बड़ी विनम्रता से एक चीज कहना चाहता हूं। मेरे ख्याल से एक अपमान किया था मोदी साहब ने इससे पहले, जिसमें उन्होंने 2014 से पहले कहा था कि सेना का जो हमारा सैनिक है वो क्या साहस दिखाता है, उससे बड़ा साहस तो इस देश का व्यापारी दिखाता है। एक तो वो बहुत बड़ा अपमान था। और मेरे ख्याल से इसके बाद अगर सबसे बड़ा अपमान कोई इस देश का हुआ तो कल ये जो विजय शाह नाम के ये गलीच जबान वाले आदमी ने जो कहा है, वो मतलब वो ऐसा बयान है कि जिसको आप सिर्फ देखिए विरोध जी, प्रदर्शित करके, FIR करके, इनके खिलाफ एक्शन की मांग करके कुछ ये कोई उचित होगा? इस पर कोई, क्या ये देशद्रोह तक का मामला नहीं है? ये सेना की डेकोरेटेड कर्नल को पाकिस्तान की बहन बता रहा है। ये Isn't it that crime? मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। देखिए ऐसा है कि इस समय पे ऑप सिंदूर स्थगित हुआ है, लेकिन ऑप सिंदूर चल रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो कोई भी कार्रवाई किसी के द्वारा सेना के खिलाफ की जाए तो वो एक एक क्राइम है, जो कि ऑफेंस पनिशेबल बाय, जो उसके लिए उचित सजा है, उसके लिए पनिशेबल है, उसके लिए कानून का सामना है। वैसे तो इनका तरीका यह है कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार JNK का बॉर्डर क्रॉस करें, पंजाब से क्रॉस करके जम्मू चले जाएं, तो सेना इनको अपने आप बता देगी कि ये इनका क्या काम करना चाहिए, इनके साथ क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर इनको अपने संवैधानिक पद का मंत्री होने का इतना ही गुमान है, और जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, भारतीय सेना उन्माद नहीं फैलाती। भारतीय सेना जो है
संयम से काम करती है, कानून के दायरे में रह के काम करती है। और जो भी इसके लिए एफआईआर, मैंने इसीलिए कहा कि पहली चेतावनी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर अपना बयान नहीं लेंगे वापस और अपनी क्षमा नहीं मांगते हैं, और इसके अलावा हम वहाँ के जो स्टेशन कमांडर्स हैं, जो मध्य प्रदेश के स्टेशन कमांडर्स हैं, तो मध्य भारत एरिया के जो एरिया कमांडर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनको भी लिखेंगे कि इस तरह के उन्मादी बयान फैलाने वाले लोग देश के दुश्मन हैं, देशद्रोही का भी जो इसका असल देशद्रोह है कि देश की सेना इस समय लड़ाई लड़ रही है, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रही है, और जिसका भी इस तरह का बयान आएगा वो देशद्रोह, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए वो समय बीत गया कि हम चिट्ठी लिखेंगे, कुछ और करेंगे। इसको संसद में भी उठाया जाएगा। इसको मैं अभी जीतू पटवारी जी से भी आज ये बात करूंगा कि इसके ऊपर इनके खिलाफ जो है, इनको डिसीट करने के लिए, इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए, इनको मंत्री पद से हटाने के लिए विधानसभा के अंदर जो मोशन चालू किया जा सकता, लगाया जा सकता, वो भी किया जाए। तो अब कांग्रेस पार्टी जो है, ये संविधान बचाने की पार्टी है। ये लड़ाई हमारे राहुल गांधी जी ने जो न्याय योद्धा बनकर पूरे देश में भारत जोड़ने वाली जो यात्रा शुरू करके एक नई तरह की कांग्रेस पार्टी को जन्म दिया है, तो ये न्याय योद्धा इनको संविधान सिखाएंगे भी, विधानसभा के अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे, संसद में भी बात उठेगी, और इनके खिलाफ एफआईआर भी होगी और लॉजिकल कंक्लूजन तक इसको ले जाएगा। शाही साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले इसी मुद्दे को आज जो है पूरी तरह से उधेड़ के रखते हैं। मेरे सामने अपडेट है कि क्या क्या हुआ ये बयान देने के बाद, कल क्या हुआ है। अब तक जो मेरे पास जानकारी आई वो ये कि ये विजय शाह साहब ने ये जो हमारे भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी जी के खिलाफ आपत्ति से भरपूर, मतलब इतना गलीच नीच निवेदन हो ही नहीं सकता। और मैं सिर्फ ये निवेदन, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इस निवेदन को सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी से जोड़ के नहीं देख रहा हूं। ये निवेदन भारत देश की सेना के खिलाफ का निवेदन, उसके खिलाफ ये निवेदन, मैं इसको पूरी तरह ऐसे देख रहा हूं क्योंकि वो निवेदन है ही इसी तरह। ये निवेदन ये भी दर्शाता है कि मोदी साहब की बपोती है ये सेना। तो मोदी साहब ने भेज दिया, मोदी साहब ने ये कर दिया, मोदी साहब नंगा तो नहीं कर सकते, तो मोदी साहब कपड़े तो नहीं उतरवा सकते थे, तो मोदी साहब ने ये कर दिया। मोदी साहब भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और वो ऐसा पद है जो आज है, कल नहीं है। सेना हमारी कल थी, आज है और कल भी रहने वाली है। सेना इस देश की सेना है, सेना हम लोगों की, भारतीयों की सेना है। सेना किसी पार्टी के बाप की जागीर नहीं है। फिर भी ये आदमी उस तरह से बात कर रहा है जैसे कि मोदी साहब ने खुद बनाई उस सेना और खुद लेके आए और खुद की अपनी खुद सेना। उसको इस पूरी मानसिकता जो है ना, वो मुझे बड़ी बड़ी खलती है, मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता है। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं गुस्सा अपना कंट्रोल में रखूं, लेकिन आ जाता है कई बार। तो मैं इस पूरे जो मेरा ये विश्लेषण है, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पूरा जो निवेदन है वो सिर्फ सोफिया कुरैशी जी के खिलाफ नहीं है, ये सेना के खिलाफ निवेदन है। ऐसे में उनका जो अपडेट है मैं बता दूं, उसके बाद बात करें। ये सोमवार का निवेदन है इनका। इंदौर के महू में रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, वहां पे ये भाई साहब ने बेहूदी बात कही। मंगलवार को ये वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये जो बेहुदा आदमी है, ये कहता है कि मेरे भाषण का आप अनर्थ न करें, इसका अनर्थ न निकालें। ठीक है, प्रधानमंत्री ने तो जो हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने वालों को जिस भाषा में जवाब दिया, तो हमने उसी पर बात की है, इसका अलग संदर्भ न निकाला जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद संगठन महासचिव जो है मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये राज्य के मुख्यालय में उनको बुलाया। गीतानंद शर्मा नाम है उनका। उनके कहने पर मंत्री पहुंचे कार्यालय पे। महासचिव ने उनको जो है चेतावनी दी, उनको थोड़ा डांटा फटकारा। उसके बाद मंत्री ने अपने शब्दों को बदल दिया, और सूत्रों ने कहा, सूत्र कहते हैं, ये पता नहीं अब कौन से सूत्र होते हैं, लेकिन सूत्र कहते हैं कि मंत्री ने माफी मांगी, इस तरह की गलती नहीं करेंगे, ऐसा वादा किया। तो अब ये हुआ
इससे आगे कुछ नहीं हुआ। इसका एक इतिहास है इस आदमी का, ये जो विजय शाह है उसका। 2013 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, यही विजय शाह, उसने झाबुआ में, मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के विषय में एक अभद्र टिप्पणी की थी। उस समय शिवराज सरकार थी, शिवराज खुद मुख्यमंत्री थे, और टिप्पणी के बाद जो है वो काफी विवाद बढ़ा, तो उनका इस्तीफा तब ले लिया गया था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ सीधी टिप्पणी थी। राहुल गांधी अविवाहित है, उस पर भी इस आदमी ने टिप्पणी की हुई है। एक बात बता दें, विद्या बालन की कोई फिल्म, जो एक्ट्रेस है विद्या बालन, उसकी कोई फिल्म का शूटिंग चल रहा था नवंबर 2023 में बालाघाट में। तो ये भाई साहब को रात को विद्या बालन को मिलने की बड़ी इच्छा हुई, और विद्या बालन ने इसका विरोध किया, कहा कि हम नहीं मिलेंगे। तो यही विजय शाह ने, जो बहुत फालतू और वाहियात आदमी है, उसने वन विभाग के द्वारा इस पूरी फिल्म की शूटिंग को बंद करवा दिया था। मामला उस समय राष्ट्रीय कक्षा पे तूल पकड़ चुका था, और फिर शाह और वन विभाग को झुकना पड़ा था। तो ये वो आदमी है, इसकी हिस्ट्री ये है। अब मुझे ये बताइए शाही साहब, आप, मैं तो अपनी बात तो मैं कह चुका कि पटवारी जी चिट्ठी लिख रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत आप मांग कर रहे हैं, चौधरी साहब का स्टैंड मुझे थोड़ा और मजबूत और स्टर्न लगा कि हाँ ये एफआईआर की बात भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्टाइल में आप कब जवाब देंगे? अगर ये होते तो भाई साहब आप लोगों का तो रोड पे निकलना मुश्किल हो जाता। ये होते तो आप घर में बैठ के सांस नहीं ले पाते, अगर ये विपक्ष में होते तो। आप क्या करने वाले हैं ये बताइए। मयूर भाई नमस्कार, कन्नौज साहब नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जो ये विजय शाह नाम का मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, इसकी भाषा और जनरल मुनीर की भाषा एक समान। पाकिस्तान का जनरल मुनीर और हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की जो भाषा है वो दोनों एक समान है। दोनों भारतीय सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। दोनों ने कर्नल सोफिया के माध्यम से, इसने कर्नल सोफिया के माध्यम से भारतीय सेना का अपमान किया, भाजपा ने भारतीय सेना का अपमान किया, ये पहली। दूसरी चीज आपने पूछा, कल रात में ही कांग्रेस पार्टी के जाबाज सिपाही इस विजय शाह के घर पर पहुंचे और उसके नेम प्लेट पर काली पोत कर और उसके गेट पर जाकर धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। और जब तक इसकी बर्खास्तगी और इसका इस्तीफा नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी चैन की सांस नहीं लेगी। भारतीय सेना का अपमान, अब किसी भी सैनिक का अपमान हम सहेंगे नहीं। जो आईएसआई चाहती है, जो पाकिस्तान की सेना चाहती है, वही भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। क्या ये सारी स्क्रिप्ट जो है आईएसआई के द्वारा लिखित है? क्या आईएसआई की लिखित जो स्क्रिप्ट है वही पढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, ये मंत्रीगण? ये बहुत ही नीच और बहुत ही गिरा हुआ बयान है। ये भारतीय सेना का ही अपमान नहीं है, इस देश के किसान परिवार से उसका भी अपमान है, और इस देश की आधी आबादी का भी अपमान। जिस महिला ने, जिस कर्नल सोफिया ने पूरे भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और उसको पूरे दुनिया को बताया, पूरे देश को बताया, उसके खिलाफ इस तरह के अपमानित शब्द, उसको आतंकियों की बहन बताना, वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री द्वारा। ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्री की भाषा और उसका दिमाग, मुझे लग रहा है वो पाकिस्तान के जनरल मुनीर जैसा है और आईएसआई के लोगों जैसा है। और मुझे लगता है ये आतंकी भाषा है ये। और आज तक सरेंडर मोदी ने अभी तक उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया, उसकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? हम इसकी मांग करते हैं, इसकी बर्खास्तगी होकर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये वही अपमान नहीं हो रहा, ये कर्नल सोफिया की परदादी झांसी की रानी के साथ लड़ी है। ये स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और संघी जब अंग्रेजों की दलाली करते थे तो कर्नल सोफिया का परिवार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता था। ये बताएंगे ये कैसे बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसकी जुबान कैसे हुई? इसकी तो जुबान खींच लेनी चाहिए, ऐसे लोगों की जुबान खींच लेनी चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा, इतना मैं बता दे रहा हूं।
कल रात में तो इसके इसके पुतले फूके जाएंगे देश भर में, बता दे रहा हूं। देश के किसान, नौजवान, सेना के जवान, इसको नहीं, भारत की सेना का अपमान नहीं सहा जाएगा। यह है कौन, इसकी हैसियत क्या है? ये संघियों की जो ये टोली निकल कर आई हुई है, सबको गालियां देना चाहती है, ये बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अब पानी सर के बाहर हो चुका है। जब हमारी सेना एडवांस हो गई, जब हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दी, पाकिस्तान डरने लगा, तब नरेंद्र ने उस सरेंडर ने जाके सरेंडर कर दिया, सीजफायर कर दिया। इसका तो इस्तीफा होना चाहिए, इन दोनों का इस्तीफा होना चाहिए। मैं बस यही कहना आप यहाँ बैठ के मांगोगे, आप सड़क पे कब उतरोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ महाराज। सड़क पर उतर चुके, मैं कह तो रहा हूं कि कल ही रात को कांग्रेस पार्टी के नौजवान साथी लोग, आप विजुअल ना हो तो विजुअल भेज देता हूं, उसको देख लीजिए, ना तो लगा दीजिए। वो है मेरे पास, वो विजुअल है। मैं ये कह रहा हूं कि देशव्यापी तौर पर इतने बड़े ये अभी हमारे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के, सुनिए, अभी हमारे एक्स सर्विस डिपार्टमेंट के हेड आपके साथ बैठे हुए हैं, नेशनल चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, कर्नल रोहित चौधरी साहब। ये जाबाज, मुझे याद है, ये जाबाज व्यक्ति हैं और अग्निपथ योजना के खिलाफ अग्निवीरों के लिए और 1,80,000 सैनिकों की जब बहाली के लिए ये उपराष्ट्रपति के घर पर सामने प्रदर्शन कर दिया, और ये जाकर इनको पुलिस ने पकड़ लिया था और 9 घंटे तक इनको स्टेशन पर बैठाया था, पुलिस स्टेशन पर। उसका गवाह मैं हूं, मैंने देखा है इनको लड़ते हुए। ये जाबाज आदमी है। और जब इन्होंने कहा है कि एफआईआर, चेतावनी दे रहे हैं, एफआईआर दे रहे हैं, एफआईआर करेंगे, 24 घंटे इंतजार करेंगे, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कोहराम मचा देंगे, ये मुझे मालूम है। ये बात मैंने चौधरी साहब को इस पूरे मामले में लड़ते हुए पूरा बहुत क्लोजली फॉलो किया है। नहीं, वो मैं समझ रहा हूं। देखिए, आप लड़ रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं आप नहीं लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इनको इनकी भाषा में आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरा ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है, आप लोग क्या है वो बड़ी संयम की पॉलिटिक्स करते हैं, ये मेरी समझ है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप लोगों की मर्जी है। ऐसा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी है। ये गांधी जी की पार्टी है, नेहरू जी की, इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की, मनमोहन सिंह जी की, नरसिम्हा राव जी की, सोनिया गांधी जी की, खड़गे जी की। हमारी एक पार्टी है। ये इतिहास इसका 140 साल पुराना इतिहास है। हमने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी है, जेलों में भी गए हैं, लेकिन हमने कुछ बुनियादी चीजें रखी। यही फर्क है इन आरएसएस टाइप की विचारधारा के लोगों में, जो उन्माद फैलाते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है। और अगर हम उनके लेवल पर, नीचे के लेवल पर गिरकर हम काम नहीं कर सकते, हम अपने हिसाब से रेखाएं खींचकर आगे, जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी तो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़कर जीतने का काम किया, भारत देश को आजाद करने का काम किया। तो आज जरूरत है इन लोगों से लड़ने की, लेकिन इनके लेवल पर हम गिर नहीं सकते, ना हम गिरेंगे। लेकिन इन आदमियों को चैन से जीने नहीं देंगे, इनको मंत्री नहीं रहने देंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं बड़ी माफी के साथ एक बात कहना चाहता हूं सर, अंग्रेज, आप पूरी हिस्ट्री में मतलब मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, तो मैं बहुत कुछ पढ़ा भी हूं, पढ़ता भी रहता हूं। आप बात ठीक है, सही कह रहे हैं कि भाई हमने उस तरीके से ही संयम में रहते हुए लड़ा और देश बना हमारा, अच्छी बात है। ये अंग्रेज नहीं है सर। अंग्रेज में वो क्या थे बेसिकली, वो आफ्टर द medieval age they thought and they felt and then they believed and then they proved that they became a civilized society। तो उनमें एक वो सिविलाइजेशन था। ये लोग सिविलाइज नहीं है सर। उनसे आप ये उम्मीद करें जो आप अंग्रेजों से करते थे, इनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते। बड़ा साफ मयूर जी, बड़ी साफ बात है। किसी भी चीज के एक संवैधानिक तरीके से आज देखिए, कांग्रेस पार्टी संविधान से जुड़ी हुई पार्टी है, संवैधानिक तरीकों से काम करती है। हम ये स्ट्रीट फाइट करने की जो है उसके अंदर
हम विश्वास नहीं रखते, लेकिन हम इस लड़ाई को, मैं जब मैंने स्ट्रीट आपको फाइट की बात बताया, नहीं कर रहा हूँ, इस लड़ाई को मैं वो बात इस नहीं कर लड़ाई रहा को हूँ, सॉरी। सड़क से विधानसभा, सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूं। और मैं स्ट्रीट फाइट की इस बात नहीं विजय कर रहा शाह हूँ, को लेकिन मंत्री पद पे सड़क नहीं पे रहने जो देंगे, इनके दबाव खिलाफ खड़ा होना एफआईआर चाहिए होगी, उसकी बात। इनको कानूनी तौर पे इनको पूरी तरह से इनको निस्तनाबूद करने का काम। जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं स्ट्रीट फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन पर दबाव कब आता है? जब लोग उतरते हैं सड़क पे, दबाव होता है, जब बड़ी रैलियां या लोग एक देखिए साथ आ आगे जाएं क्या क्या, तो इन पर दबाव आता है, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए आगे क्या, स्ट्रीट आगे फाइट की आगे बात। क्या क्या होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं सर एक और मुद्दे पे, है ना? ये तो हमने मेरे ख्याल से जो थी बात हमने वो पूरी तरह से की। अब आ जाते हैं एक और मुद्दे पे सर। ये मुद्दा पहले यहां से मैं शुरू करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री सीज फायर जो कि ट्रंप ताऊ ने घोषित किया, उसके 51 घंटे के बाद ये प्रकट हुए और वो 20 मिनट का भाषण हुआ उनका। उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो हमारी सेना ने हमको ब्रीफ नहीं किया था। हाँ, कुछ डायलॉग थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, वो एक अच्छा डायलॉग था। उसके अलावा कुछ और तो कुछ खास था नहीं। जो सवाल हम सबके मन में है, आपके, मेरे, शाही साहब के, हमारे दर्शकों के, हमारे सभी देशवासियों के मन में, उस पर वो बात नहीं कर रहे। अब हुआ क्या फिर से कि ट्रंप जो है वो पता नहीं क्यों वो लगातार एक चीज जो है वो पकड़ के चल रहे हैं। यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में वो एक ट्रेड डील का पूरा मामला चल रहा है, आप सब जानते हैं। वहां पे वो गए थे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के उन्होंने एक और बार जो है सर, ये मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं, अगर ये कुछ नेट का गड़बड़ तो नहीं है, बस एक बार देख लूं मैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से और मैं दिख रहा हूं ना? जी जी चौधरी साहब, शाही साहब, आप आप तक मेरी आवाज आ रही है ना? मैं दिख रहा हूं ना? जी, दिखाई दे रहे हैं। आ रही है, आ रहे हैं, आप दिखाई दे रहे हैं, ये बोले। चौधरी साहब और शाही साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं जी दिखाई हम दे रहा हूं क्या? जी देख पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ कहीं मेरे यहाँ शायद नेट में। मुझे लग रहा है कर्नल साहब उनके नेट में कुछ दिक्कत हुई है। तो नहीं, जो कोई बात सवाल वो पूछ रहे थे उसका जवाब तो आप दे ही देंगे। नहीं। देखिए ऐसा है कि जो जिस तरह से हमारे देश में एकजुटता, देश की सुरक्षा के लिए, और देश में जो आतंकवाद फैलाया गया पाकिस्तान सीमा पार से, पाकिस्तान की तरफ से, उसके खिलाफ एक पूरा देश में माहौल बना। उस माहौल के साथ साथ सेनाओं ने तैयारी की और सेनाओं ने बहुत ही अच्छा एक्शन किया। 6 और 7 की रात को जो उनको मिलिट्री टारगेट दिए गए, उन 9 टारगेट को उन्होंने ध्वस्त करने का काम। और जिस तरह से माहौल बना था, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर नाम बड़ा ही, फौज बड़े ऑपरेशंस के नाम बड़े अच्छी तरीके से देती है, नामकरण बड़ा अच्छा करती है। जिस तरह से हमारी पहलगाम में चुन चुन कर मेल्स को मारा गया था, और उसके अंदर जो हमारी महिलाएं थी उनको विडो करने का काम किया। तो उसके खिलाफ एक सोचा समझा नाम था, सिंदूर की रक्षा। सिंदूर, 26 लोगों के सिंदूर तो जरूर उनकी हाथ दिया गया है, लेकिन बचे हुए देश के महिलाओं की इज्जत, आबरू, आन बान और शान को बचाए रखने के लिए देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की, और सिंदूर उजड़ने नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। और इन भावनाओं को लेकर
जिस तरह से सेना लगातार एक्शंस कर रही थी और पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सेना हमें उकसाने का काम कर रही थी, ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए हमारे ऊपर अटैक करने का काम कर रही थी। उसको पूरी तरह से भारतीय सेनाओं ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। नेवल फोर्सेस ने जो कराची और पोरबंदर के बीच जो है नेवल ब्लॉकेड लगा दिया गया। तो ये पूरी तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से जकड़ा हुआ। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से हमारे रूलिंग पार्टी के लोगों के बहुत बार बयान आते रहे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक बड़ी विचित्र बात तो ये हुई चौधरी साहब, एक बड़ी विचित्र बात ये हुई, ये अजय आलोक करके एक हैं इनके प्रवक्ता, जो पहले शायद किसी और पार्टी में थे, अब ये इनकी पार्टी में है। उन्होंने बड़ा वाहियात सा एक बयान दे दिया कि युद्ध हुआ ही कहां था जो विराम होगा, मतलब ये युद्ध नहीं हो रहा था। तो ये क्या हो रहा है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसके प्रवक्ताओं के ऊपर उनकी जो बातें हैं, जब इनके ऊपर सबसे टॉप में ही टॉप लीडरशिप जो है वो अगर जुमले छोड़ सकती है, तो इसलिए उनको ज्यादा सीरियसली मैं नहीं लेना चाहूंगा। ये गलत बयानी करते हैं। लेकिन मैं जो असली मुद्दा है उसके ऊपर मैं आना चाह रहा हूँ स्ट्रेट अवे कि जिस तरह से देश के अंदर माहौल बना था, देश की सेनाएं बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो ये अचानक 10 तारीख को सुबह जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई थी, जिसके अंदर हमने रात को बहुत सारे इनके ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक जिनको हमने ध्वस्त कर दिया था, उसके अलावा भारतीय एयरफोर्स ने मिसाइल अटैक्स करके, एयर अटैक्स करके, तो इनकी 11 एयरफील्ड्स को भी ध्वस्त करने का काम किया। और सुबह की जो प्रेस ब्रीफिंग उसके कि जो आर्मी और एयरफोर्स की जो अफसर थे और साथ में मिस्री साहब थे फॉरेन सेक्रेटरी, क्या उनका अपबीट मूड था, क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल था। और उसके बाद शाम को जिस टाइम सीज फायर का अनाउंसमेंट करने के लिए मिस्री साहब, फॉरेन सेक्रेटरी साहब अकेले आए, देश की सेनाएं नहीं आई, सेनाओं के लोग नहीं आए, क्योंकि वो इस बात से सहमत नहीं थे। 3:30 बजे अगर एक डीजीएमओ का, पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आता है और उसका रेफरेंस देकर आप ये कहें कि शाम को 5 बजे से हमारा सीज फायर खत्म है, तो ये मेरे ख्याल से एक देश की सेनाओं के साथ, देश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दूसरी चीज, जिस तरह से पहली बार आज तक ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान और भारत की आपस में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, और युद्ध विराम की घोषणा यहां से 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी मीडिएशन दे रही है। उनका अगर आप पहला ट्वीट पढ़ेंगे तो उसके अंदर लगता है कि पूरी रात भर तक उन्होंने काम किया और रात भर की काम करने के बाद एक मीडिएशन उन्होंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर किया, और उसके मीडिएशन का रिजल्ट ये था कि हमारे को सीज फायर के लिए उन्होंने राजी कर दिया। उन्होंने लिखा है फुल एंड इमीडिएट सीज फायर होगा पाकिस्तान और भारत के बीच में। भारत और पाकिस्तान को एक ही प्लेन के ऊपर, एक ही जगह उन्होंने इक्वेट कर दिया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान कर्ज में डूबा पड़ा है। पाकिस्तान मिलिटरीली बहुत बुरे हालत के अंदर है। पाकिस्तान पूरी तरह से जीर्णशीर्ण हालत के अंदर है। पाकिस्तान से भारत का क्या कंपैरिजन। भारत जो है आज वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी है, थोड़े दिन के अंदर वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, वर्ल्ड की बेस्ट सेना है। क्या कंपैरिजन दोनों का। उन दोनों को एक ही प्लेन के ऊपर एक साथ लाकर खड़ा कर दिया राष्ट्रपति ट्रंप के इस ट्वीट ने। उसके बाद हमारी सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फॉरेन सेक्रेटरीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मोदी जी उसके बाद भी अनाउंस नहीं करते हैं, कुछ गायब रहते हैं, और बीजेपी के लोग क्रेडिट लेने की ओर के अंदर आ जाते हैं। जो कल तक 9 मई तक
जो कह रहे थे हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे, हमारी सेनाएं जो है, जो गोदी मीडिया है, किसी एक चैनल तो कराची के ऊपर कब्जा कर चुका था, एक चैनल जो है वो लाहौर पे, एक इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुका था, और सुबह तक पता चला कि भी ऐसा नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा एक उन्मादी गोदी मीडिया और पूरी की पूरी बीजेपी, जो उन्मादी बीजेपी, उसका चेहरा सामने आया, और अगले दिन वो कहते हैं कि हमने पता नहीं क्या अचीव। देखिए, उसके बाद दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आता है, सेकंड ट्वीट के अंदर, ये हमारे लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। और 1971 की लड़ाई हुई थी, उससे पहले नवंबर 1971 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय की प्रधानमंत्री, बिल्कुल, अमेरिका में रिचर्ड निक्सन के पास मीटिंग कर रहे हैं। रिचर्ड निक्सन ने जाते ही उनसे ये कहा कि आप अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई की तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। इंदिरा गांधी जी ने बड़े ही विनम्रता से खड़े होकर उनको बताया कि थैंक यू, हम अपनी देश की सेनाओं का, देश की अपनी एकता, अखंडता और जो देश सरहदों का ख्याल हम खुद रख सकते हैं। और हेनरी किसिंगर, उस टाइम के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो बाहर आकर जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी मीटिंग छोड़कर अपनी कार में पहुंची तो उन्होंने कहा कि क्या श्रीमती इंदिरा गांधी जी को हेनरी किसिंगर बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि यू आर वेरी हार्श ऑन द प्रेसिडेंट? शी सेज वेरी क्लियरली, शी सेज कि हम डेवलपिंग नेशंस हैं और हमारे अंदर आज भी अपनी रीढ़ की हड्डी कायम है, और हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता को बचाने में सक्षम है। अब वो समय चला गया जब 3 और 4,000 5,000 किलोमीटर दूर बैठे लोग हमारे बारे में फैसला कर सकते थे। आज हम अपने फैसले खुद लेते हैं, अपने देश की सुरक्षा को खुद महफूज रखते हैं। थैंक यू हेनरी किसिंगर जी। ये थी हमारी इंदिरा गांधी जी, और ये है हमारे आज के 2025 के मोदी जी, जिन्होंने यूएसए स्पॉन्सर्ड सीज फायर को एक्सेप्ट किया, और पाकिस्तान के डीजीएमओ पे भरोसा किया, पाकिस्तान के कारण नहीं बताया जा रहा है कुछ, पाकिस्तान के डीजीएमओ के ऊपर भरोसा किया। पाकिस्तान, हिंदुस्तान की फोर्सेस के 5 बजे शाम को 10 मई को सीज फायर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद शाम को, रात को ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं श्रीनगर के अंदर, और पुंछ, राजौरी, इस सभी के अंदर आर्टिलरी की फायर हो रही है। तो कैसा सीज फायर? तो मैं ये जानना चाहता हूं, बड़ा साफ सवाल, बड़े क्लियर है। मोदी जी, आपने हमारे देश को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि देश की 146 करोड़ लोग, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, पूरी देश की ऑपोजिशन सरकार के साथ खड़ी है, देश की सेना के साथ खड़ी है, आपको मैंडेट भी देती है कि आप जो भी कार्रवाई मुनासिब समझते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और जो टेररिस्ट के जो आका हैं, टेररिस्ट फैलाने वाले लोग हैं, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए और हमारे इन परिवारों को और देश को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी कार्रवाई करेंगे, कांग्रेस पार्टी एक सुर में आपके साथ। और उसके बाद आपने देश को क्या दिया? आपने देश को दिया यूएस स्पॉन्सर्ड सीज फायर, और उस सीज फायर की भाषा लगातार यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट, उसके बाद दूसरा ट्वीट, फिर उसके बाद मोदी जी ने जिस समय देश को संबोधन करना था उससे आधे घंटे पहले आकर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने उनको साफ साफ कह दिया, भारत और पाकिस्तान को, दोनों को एक सिरे से कह दिया कि अगर आप सीज फायर नहीं करेंगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। क्या ऑपरेशन सिंदूर व्यापार से रुक सकता है? सिंदूर, जो हमारी महिलाओं का सिंदूर, जो सुहाग के खातिर जो बलिदान देने को तैयार रहते हैं,
आपने तो उसका ही सौदा कर दिया मोदी जी। मैं देश के प्रधानमंत्री से साफ साफ सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने 4 बेसिक गलतियां की देश की जनता को, देश की जनता के साथ आपने धोखा किया। इस सीज फायर को लागू करके यूएस स्पॉन्सर्ड सीज फायर को आपने माना, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में थर्ड पार्टी मीडिएशन का एक एक्सेप्टेंस हुई। उसके बाद आपने भारत और पाकिस्तान के बीच जो आज हमारा एक बायलैटरल इशू रहता था श्रीनगर कश्मीर, और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में इसमें इस ऑप सिंदूर की लड़ाई के अंदर कश्मीर कहीं पे भी एक मुद्दा नहीं था। ये देश आतंकवाद के खिलाफ, हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट था, और आतंकवाद के खिलाफ जो टेररिस्ट कैंप थे, जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स थे और जो स्टेजिंग एरियाज थे, उनको खत्म करने का, पीओके को खत्म करने का या पीओके को लेने का, जिस तरह से ये कहते रहे, उसका एक युद्ध था। आपने इस युद्ध को इतना छोटा बना दिया। आपने देश के 146 करोड़ लोगों के साथ धोखा किया है और आपने यूएस मीडिएशन को एक्सेप्ट किया है, और उसके बाद कश्मीर मुद्दे को शिमला एग्रीमेंट के अंदर जो कहा गया था 9 जुलाई 1972 को कि ये कश्मीर का मुद्दा बायलैटरल रहेगा, ये हमारा आपस का मुद्दा है, उस मुद्दे को दोबारा से आपने इंटरनेशनलाइज करने का काम किया है। देश की फोर्सेस जो तैयार थी कुछ भी करने के लिए, क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो उनको मिला था वो पूरा किया। उन्होंने 11 एयरफील्ड्स डिस्ट्रॉय कर दी थी 10 तारीख तक, और अगर पॉलिटिकल विल होती, मिलिट्री विल जरूर थी, लेकिन पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो था वो आपका सही नहीं था। आपने कंफ्यूजन क्रिएट किया, देश की सेनाओं का इस्तेमाल किया यहां तक लाने के लिए, और उसके बाद अचानक ये सीज फायर आ जाता है। इस सीज फायर के बाद हमारे 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पुराने एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने कहा इट इज अ शॉक। जब हम युद्ध जीत रहे हैं, एडवांटेजेस पोजीशन के अंदर है, आज हम इस स्थिति में है कि 1971 के अंदर जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, 54 साल बाद आज हम पूरी तरह से सक्षम है। हमारे पास अपनी एयर डिफेंस प्रणाली है, हमारे जहाज हैं, हमारी और तीनों फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास अपनी सैटेलाइट्स है, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम है, अपना मिसाइल सिस्टम है, अपनी टैंक पावर है, एयर पावर है, हमारे पास समुद्री जहाजी बेड़े हैं। हम एडवांटेजियस पोजीशन पे थे। हम इस पोजीशन में थे कि पाकिस्तान को 5 टुकड़े करने की ताकत रखते थे। आपने अचानक युद्ध वीरान कर दिया। देश जानना चाहता है कि अचानक ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी आपके ऊपर। पाकिस्तान हमारे को गीदड़ भपकी देता है कि हम न्यूक्लियर स्टेट है। न्यूक्लियर स्टेट हिंदुस्तान भी है, और हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, और उसके साथ साथ हमारे पास ये भी कैपेबिलिटी है, मैं एज ए मिलिट्री एक्सपर्ट ये कह सकता हूं, और मिसाइलों का, मिसाइल यूनिट्स के अंदर, पृथ्वी मिसाइल के अंदर, न्यूक्लियर मिसाइल्स के अंदर काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं, कन्विक्शन से कह सकता हूं कि हमारे देश में कैपेबिलिटी थी, है कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉलिटिकल विल की जरूरत थी यहां पे, सिर्फ देश की सेनाओं के ऊपर विश्वास जताने की जरूरत थी। देश की सेनाएं उनकी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी हमारी एक्सरसाइजेज हमने की हुई, हमारी डॉक्ट्रिन, उसके पीछे अगर आप विश्वास जताते तो आज पाकिस्तान जो है वो हमें आंख नहीं दिखा सकता था। और आपने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान इज ए रोग स्टेट, इट्स ए फेल्ड स्टेट, इनकी आर्मी जो है वो देश को चलाती है,
पाकिस्तान की आर्मी, मौलाना मुनीर की जो आर्मी है, उसकी जो विचारधारा है, उसकी कट्टर विचारधारा है, वो इस पाकिस्तान देश को चलाती है। और आपने उन्हीं के ऊपर विश्वास किया। आप भूल गए वो दिन जब जनरल मुशर्रफ 1999 में वाजपेयी जी के साथ मीटिंग कर रहे थे, हिंदुस्तान में आए हुए थे। वाजपेयी जी लाहौर से बस यात्रा कर रहे थे और उसके बाद पाकिस्तान जो है उनकी सेनाएं इन्फिल्ट्रेट करती थी और हमारे ऊपर कारगिल का युद्ध हुआ गया। तो आप उस पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं जिसने हमारे उड़ी जैसा हमला हमारे ऊपर किया, पुलवामा जैसा हमला हमारे ऊपर किया, और लगातार उनकी जो डॉक्ट्रिन है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे कट्स लगाओ, ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है, इसका नतीजा हमारे पहलगाम, उड़ी, पुलवामा, और जब ये 2024 के बाद आपने सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद से आज तक हमारे पास तकरीबन 150 से ज्यादा हमले पिछले 1 साल के अंदर हो चुके हैं। और इन हमले करने वाली पाकिस्तान की सेना, उनके टेररिस्ट कैंप्स ध्वस्त करने की ताकत रखने वाली हमारी भारतीय सेना को नकारते हुए आपने उनके डीजीएमओ के ऊपर विश्वास किया, आपने यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर विश्वास किया। ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये आपसे कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह से अपनी एक बीजेपी का जो एजेंडा है, अब पूरे देश भर के अंदर आप बताना चाहते हैं कि तिरंगा यात्रा के जरिए कि हमने अचीवमेंट क्या किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस समय जश्न मना रहा है। वो इस चीज का जश्न मना रहा है, वो हमारे जले पे वो नमक इसलिए है, जश्न, बताइए। वो ये कहना चाहते हैं कि हम जंग जीत गए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उनको 3.5 बिलियन की मदद दे दी। इस ऑप सिंदूर के दौरान आईएमएफ ने उनको मदद देने का काम किया। उन लोगों को बेल आउट पैकेज मिला। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच रही थी कि भारतीय सेनाएं किसी भी समय पाकिस्तान के अंदर आकर उनके टुकड़े कर सकती हैं, उनको एक रिलीफ मिला। लोग ये कहते हैं, पाकिस्तान की सेना कहती है कि हमने हिंदुस्तान के अंदर इतने ज्यादा ड्रोन भेज दिए, इतनी ज्यादा मिसाइल अटैक कर दी, उनकी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन इतनी जबरदस्त उन्होंने चलाई कि हमने भारत के जहाज गिरा दिए। तो ये सब झूठ बात फैलाने के बाद, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम वो आज जश्न मना रही है। मुझे ये बताइए कि 146 करोड़ देशवासियों में मैं, देश की सेनाएं और सब देशवासी, क्या हम खुश हैं? नहीं, बिल्कुल सीज फायर की घोषणा करने के बाद जो हमारे सीज फायर की घोषणा करने वाले जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। उसके बाद shoulders were down, sir. Shoulders were down. Even those officers जो दूसरे दिन आए प्रेस करने के लिए, 3 officers, their shoulders were down. जी मैं एक और चीज, उसी दिन शाम को 1 घंटे बाद, सीज फायर की अनाउंसमेंट के 1 घंटे बाद, कर्नल सोफिया कुरैशी, रैंक कमांडर व्योमिका सिंह और नेवी के कॉमोडोर, ये 3 लोग आए थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर एक फौजी जिसका सीना तना रहता है, कंधे ऊंचे रहते हैं, सिर और मस्तक ऊंचा रहता है, वो सब झुका हुआ था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये सीज फायर उनके ऊपर थोपा गया सीज फायर। तो इसलिए ये हमारे लिए एज ए नेशन, सीज फायर इज ए ब्लेमिश ऑन अस, हमारे ऊपर एक दाग है
जो सदियों तक हमारे ऊपर रहेगा। और ये कभी इतिहास में दर्ज हो गया है, देखिए काला इतिहास दर्ज हो गया है कि भारत की सेनाएं जीत रही थी और मोदी साहब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने सरेंडर कर रहे थे और देश की सेनाओं को आदेश दिया कि सीज फायर। ऐसा सीज फायर हमें मंजूर नहीं है। हम इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया कि जिस हालात के अंदर आपने मोदी जी आपने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने घुटने टेके और वो लगातार आपको एम्बेरस करते जा रहे हैं। आपके भाषण से पहले, देश को संबोधन करने से आधा घंटा पहले वो फिर कहते हैं कि हमने उनको कहा कि ट्रेड करो। नहीं ट्रेड करोगे, आप हमारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। उसके बाद कल फिर उन्होंने कहा, कल फिर उन्होंने मुझे मालूम है। We have the greatest military, by the way, in the history of the world. You know, I rebuilt our military in my first 4 years and rebuilt it into the most powerful military there is. And you saw that when I knocked out ISIS in 3 weeks. People said it would take 4 years, 5 years. I did it. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, you know, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. I've also been working relentlessly to end the terrible bloodshed between Russia and Ukraine, and very importantly, भाई साहब उसने एक पलड़े में रख दिया दोनों को, एक पलड़े में। बोथ कंट्रीज हैव स्मार्ट लीडर, बोथ कंट्रीज हैव पावरफुल लीडर। मतलब देखिए, ये जो मुझे सर, उन्होंने मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, वो महाभारत का मुझे दुशासन याद आता है जो द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। ये आदमी इस देश के लिए दुशासन है जो हमारा चीरहरण कर रहा है। वैश्विक मंच पर हर जगह पे हमारा चीरहरण ये आदमी कर रहा है। मोदी साहब का कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन हमको लगता है कि हम नंगे हो गए। ये महसूस कर रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे देश, भारत देश की जितनी तौहीन हो सकती थी वो तौहीन की। हमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, दोनों को एक पलड़े में रखा, एक लेवल प्लेन के ऊपर रखा। हमें पाकिस्तान के साथ इक्वेट करके उन्होंने कहा कि दोनों ग्रेट नेशंस हैं, दोनों के ग्रेट लीडर्स हैं। पाकिस्तान का लीडर जिसको अपनी कुर्सी का ज्ञान नहीं कि मेरी कुर्सी आज बचेगी या नहीं बचेगी, मौलाना मुनीर के रहमो करम पर उसकी कुर्सी है। और एक भारत देश, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ भारतीय सेना वर्ल्ड की बेस्ट सेना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्पॉन्सर करने के लिए, टेरर स्पॉन्सर करने की एक वर्ल्ड की धुरी बन चुका है। वो आईएमएफ के आगे हाथ पांव जोड़कर 3.5 बिलियन डॉलर के लिए गुहार लगा रहा है। 3.5 बिलियन डॉलर कितना होता है? 33 हजार करोड़।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पीएम केयर फंड के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया बालाकोट के बाद, पुलवामा और बालाकोट के बाद 1 लाख करोड़ रुपया तो देश के नागरिकों ने ऐसे ही जमा कर दिया था। उसके 1/3 अमाउंट के लिए पाकिस्तान गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान इज द ग्रेट नेशन, और ये लगातार यूएस प्रेसिडेंट रुक नहीं रहे हैं। लगातार एम्बैरेसमेंट पे एम्बैरेसमेंट भारतीय सरकार की कर रहे हैं। मोदी जी की फजीहत कर रहे हैं। मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा, उनकी फजीहत कर रहे हैं। जितने बड़े क्रेडिट लेने वाले श्रेय, ये जो क्रेडिट लेने का जो यंत्र मोदी जी और मोदी जी की सरकार बनी हुई है, उससे बड़ा क्रेडिट लेने का यंत्र दूसरे यूएस के अंदर यूएस प्रेसिडेंट है। सीज फायर फोर्सेस के लिए अनाउंस किया जाता है पहले यूएस की धरती से, उसके बाद वो मोदी जी का देश के नाम भाषण होता है, उससे आधे घंटे पहले आकर शॉर्ट सर्किटिंग कर देते हैं और कहते हैं कि हमने कहा कि भी ट्रेड करते हैं। कल फिर उन्होंने अपनी वही बातें दोहराई। सऊदी अरेबिया के जो इन्वेस्टर्स थे, उनके साथ बात करते हुए उन्होंने कहा पाकिस्तान और इंडिया को कि हम लेट्स डू सम ट्रेडिंग। हमारे देश की महिलाओं के सिंदूर के साथ कोई भी व्यापार नहीं हो सकता। भारतीय सेनाओं के साहस के साथ, वीरता के साथ, शौर्य के साथ कोई व्यापार नहीं हो सकता। भारत देश के 146 करोड़ लोगों के साथ यूएस प्रेसिडेंट का यह व्यापार नहीं हो सकता। मोदी जी, आपने 2014 से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कहा था कि भारतीय सेना के साथ के जो जवान हैं, सैनिकों से ज्यादा साहसी तो देश के व्यापारी हैं। ये व्यापार किया आपने हमारे देश की सैनिकों के साथ, देश के लोगों के साथ, ये कतई मंजूर नहीं हमें। आपने देश का मजाक बनाकर रख दिया। आपको हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहेंगे कि हमारी बड़ी क्लियर डिमांड है कि आपने किन हालातों के अंदर यूएस प्रेसिडेंट के सामने सरेंडर किया, जबकि इंदिरा गांधी जी ने हिम्मत दिखाकर 1971 के अंदर रिचर्ड निक्सन को आंख दिखाकर वापस आ गए थे नवंबर 1971 में, और 4 दिसंबर को एक डिसाइसिव एक नेवल अटैक कर दिया, जिससे कराची को पूरी तरह से, कराची पोर्ट को, कराची की एयरपोर्ट को और सारे के सारे पाकिस्तान के जितने भी एयरफोर्स के ठिकाने थे, सबको ध्वस्त कर दिया था। और आज उस इतिहास को आपने शर्मसार करने का काम किया है, इस सीज फायर को एक्सेप्ट करके और हमारी सेनाओं पे थोप कर। ये सब देखते हुए हम डिमांड करते हैं कि देश जानना चाहता है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ, हम लोगों ने आपका साथ दिया। ऑपरेशनल इंटेलिजेंस फेलियर था, उसके बावजूद आपका साथ दिया। उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? दूसरा, ऑल पार्टी मीटिंग 2 बार आप कन्वीन कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि एक ऑल पार्टी मीटिंग आप कन्वीन करिए, जिसके चेयर आप करिए। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन आप नहीं पहुंचते। आप देश की संसद को फेस करिए, ऑल पार्टी मीटिंग को होस्ट करिए, बुलाइए, सभी चीजों का जिक्र करिए, थ्रेडबेयर डिस्कस करिए और तुरंत प्रभाव से संसद का सत्र बुलाइए, जिसके अंदर अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, कैसे कैसे फैसले लिए गए और क्या क्या कार्रवाई हुई है, देश जानना चाहता है। देश का मूड था इस बार, आप जिस तरह से कहते थे कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, सेनाओं ने जो आपका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था उसको पूरा करने का काम किया। आपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को कंफ्यूज रखा। आपने सिर्फ 9 टारगेट की बात की, जबकि उनकी ताकत थी कि वो 140 से ज्यादा जो टेररिस्ट कैंप, लॉन्च पैड्स, स्टेजिंग एरियाज, टेररिज्म के जो भारत में
टेररिस्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको निस्ते नाबूद करने का आपने बीड़ा उठाया था, उनको आपने ध्वस्त अभी तक नहीं किया। आपने कहा था, आपके साथी बोलते थे, पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं, पीओ को के लेके आएंगे। हम चाहते हैं कि आप देश की सेनाओं को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सही रखकर उनको आदेश दे, ताकि वो जो हो सके, बहुत कुछ हो सकता था इसमें। पाकिस्तान में बलोचिस्तान उबल रहा है, बाल्टिस्तान और गिलगिट उबल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत इंडिपेंडेंस मांग रहा है, वहां पर पाकिस्तानी सेनाओं को भी अंदर जाने का खतरा रहता है, डर लगता है। उसके साथ साथ सिंध और पंजाब की लड़ाई बहुत पुरानी है। तो पाकिस्तान 5 जगह पर बटा हुआ है। आज आपको मिलिट्री एडवांटेज था, आप चाहते तो इस मिलिट्री एडवांटेज का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाते हुए आप कुछ भी कार्रवाई करते। आपके साथ देश की सेना भी थी, देश की ऑपोजिशन भी थी, 146 करोड़ लोग थे, देश में पूरी तरह से एकजुटता थी। आज भी हम इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहेंगे कि आज भी देश एकजुट है। ऑपरेशन सिंदूर अगर आपने कहा है कि इसको अभी कंटिन्यू कर रहा है, तो इसको कंटिन्यू करके डिसाइसिव प्यूनिटिव एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप सरेंडर करोगे, तो मोदी जी, कांग्रेस पार्टी ने ना तो अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया था और आजादी की लड़ाई अकेले लड़ी थी, आपने तब भी, आपके आकाओं ने, आपके लोगों ने तब भी सरेंडर किया था, माफीनामे लिखे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, वो कांग्रेस की पार्टी की जो विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव की है, सहनशीलता की है, संयम की है, लेकिन सर इज्जत से ऊपर रहता है। सरेंडर करने की नहीं है, लड़ाई लड़ने की है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने की है। उसके बाद 1948 में, 65 में, 65 में, 71 में लड़ाई लड़ी, और उसके बाद आज हम इस स्थिति में हैं कि अपने फैसले खुद कर सकते हैं। हमें यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसले कतई मंजूर नहीं है, देश की सेनाओं को मंजूर नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों को मंजूर नहीं है, देश के पुराने चीफ्स को, हमारे एक्स सर्विसमैन लोगों को कतई मंजूर नहीं है। फैसला लीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर सरेंडर करोगे तो हम आपके साथ नहीं, हम आपका इस्तीफा मांगने को तैयार हैं। संसद का सत्र बुलाइए, सब बातें करिए। चौधरी साहब, धन्यवाद। एक और सवाल पे आते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये। हमारे की तरह एक इस देश के एक आम नागरिक ने ये सवाल पूछा है, जो मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है ये कोई आशीष कौल साहब हैं, प्रोफेसर हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पे ही लिखा था, और यही सवाल मेरे भी मन में था, तो मैंने इसी पोस्ट को लगा दिया। ये पूछ रहे हैं कि नाउ दैट द मिसाइल्स एंड रॉकेट्स हैव स्टॉप्ड फ्लाइंग, होपफुली, I, as a citizen, want this simple question answered. देश के एक आम नागरिक के तौर पर ये भी और हम सब भी एक सरल सीधे सवाल का जवाब चाहते हैं। What is the name of the person who actually ordered the removal of security grid in Pahalgam? पहलगाम की सिक्योरिटी ग्रिड को हटाने का आदेश देने वाला आदमी का नाम क्या है, कौन था वो? पहली बात, श्योरली इट वाजंट असीम मुनीर और शहबाज शरीफ। पाकिस्तान का जो लश्कर का चीफ है या तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, उसने तो वो ऑर्डर नहीं ही दिए होंगे, ये कह रहे हैं भाई साहब। दिस वाजंट ए केस ऑफ नेग्लिजेंस वेयर वन सोल्जर और टू और वन पुलिसमैन और टू और सम सीआरपीएफ पर्सनल वेर स्लीपिंग। ये ऐसा तो केस है नहीं कि भाई 1-2 पुलिस वाले या तो 1-2 सीआरपीएफ वाले या तो 1-2 हमारे सैनिक जो थे वो वहां पे थे लेकिन सो रहे थे, ये भी तो मामला नहीं था। Someone obviously ordered the removal of the security grid. The person brought us close to that person brought us close to a nuclear war. That person is a terrorist. Who is he? ये कौन है, ये क्यों हटाया गया, किसके कहने पे हटाया गया, ये सवाल है। हाईली सेंसिटिव इलाका है वो। मैं जनवरी में वहां जाके आया हूं सर,
इसी इलाके में मैं अपने परिवार के साथ गया था। हालांकि उस समय भी मैंने गश्त देखी थी बहुत सारी हमारे जवानों की। तो ये सवाल जायज बनता है कि नहीं बनता है आपके नजर में? शाही साहब और चौधरी साहब दोनों से पूछ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, 22 अप्रैल का जो इंसिडेंट हुआ, टेरर इंसिडेंट हुआ है, उसके अंदर काफी सारी ऑपरेशनल एंड इंटेलिजेंस फेलियर, सिक्योरिटी की फेलियर है। सिक्योरिटी जो जेएंडके की जो सिक्योरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्टली उसको बिल्कुल देखते हैं, और बिल्कुल जो जो सिक्योरिटी है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जेएंडके पुलिस की है, जो डायरेक्टली एमएचए लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके अंडर आते हैं, जी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। और जेएंडके के मुख्यमंत्री किसी एक सिपाही का भी तबादला या नहीं कर सकते। डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। ये समझना बड़ा जरूरी है। अब इस परिपेक्ष के अंदर जो मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार अगर ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो एक फौजी होने के नाते मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, स्थगित है लेकिन ऑन है। ऑपरेशनल फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर की बात जो है वो जायज है, तभी जाकर इतने सारे लोगों का इस तरह से हमला हुआ। और हमारे 35 साल की जो मिलिटेंसी है जेएनके की, उसके अंदर, और हमारा जो तकरीबन 28 साल का करियर रहा है फौज के साथ, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं पहला सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि फेलियर है, जिम्मेदारियां तय, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। नहीं, मतलब यही है और सर, हमने हमने somebody has एक to be एक accountable for एक this ना, एक ये बात है। एक अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। उसको थ्रेडवेयर, उसको पूरी तरह से उधेड़ बुन करके उसको देखने की जरूरत है। देखिए क्योंकि पुलवामा में और भी सर उसके ऐसी, साथ साथ देखिए मैं माफ उसके कीजिए साथ रोक रहा साथ हूँ, मैं बीच में रोक रहा एक हूँ, मिनट। सॉरी। हाँ जी। सर सवाल ये है कि पुलवामा में भी तो कई नोबडी वाज अकाउंटेबल, नोबडी वाज नो देखिए नोबडी मैंने आपको एक एक्चुअली दो चीज, कंसिडर्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। देखिए ऐसा है, अ, मैं बड़े ही इसको ज्यादा इसको उधेड़ बुन इसके बारे में नहीं करना चाहता हूँ इस स्टेज पे, क्योंकि क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी में एक फैसला किया है कि हम सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देते हैं कि जो ये 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई है उनको इंसाफ मिले, और अ, जो भी स्ट्रांग से स्ट्रांग कार्रवाई की जाए, बनती हो वो की जाए। वो हमने एक मैंडेट सरकार को दी थी, सरकार के साथ एकजुट खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और सरकार कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करेगी उसके लिए देश एकजुट है, हम भी उनके साथ हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे ये बात, मैं इसको थ्रेडवेयर इसको एनालाइज करेंगे जब हम पूरी तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर के बाहर आ जाते, तो उसके बाद, क्योंकि मैं सैन्य बलों के ऊपर कोई भी बात नहीं उठाना चाहता हूँ, नहीं सर, क्योंकि सैन्य बल की बात सेना काम कर रही है। और एक चीज और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जेएंडके के बारे में अगर बता दूं, कि जेएंडके में जो पहलगाम की सिक्योरिटी है और जेएंडके के जो शहर है, उन सारों की जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ पैरामिलिट्री और जेएंडके पुलिस की जिम्मेदारी है। फौज से ये जिम्मेदारियां, फौज से, आर्मी से, राष्ट्रीय राइफल से ये जिम्मेदारियां काफी समय पहले, काफी समय पहले, 3 साढ़े 3 4 साल पहले ले ली गई थी। और उनको फिर वो काउंटर टेररिज्म और जो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है एलओसी के ऊपर, उसको देखने का काम करती है। तो इसलिए ये टोटली मिनिस्ट्री ऑफ होम का एक अफेयर था, जो पूरी तरह से इंटेलिजेंस ऑपरेशनल फेलियर था। इसके अलावा जो एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे 35 साल की टेररिज्म में, जेएनके के टेररिज्म और 28 साल की अपनी फौज की नौकरी में, हमने पहली बार ऐसा देखा है कि जहां पर इतने सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, वहां पर कोई पुलिस पोस्ट भी नहीं है, पिकेट भी नहीं है,
40 मिनट तक वहां पर चुन चुन कर लोगों को मारा गया। 40 मिनट। टेररिस्ट सिर्फ 1 या 1.5 मिनट के अंदर अपना एक्शन करता है और भाग जाता है। शूट एंड स्कूट की पॉलिसी होती है। जितनी तेजी से वो आता है, वो अपना बाहर निकलने का रास्ता पहले से तय कर आता है कि मैं ऐसे बाहर निकलकर सेफली यहाँ से निकल जाऊं। तो ये 40 मिनट तक वो करते रहे, कोई सिक्योरिटी कवर नहीं था। उसके बाद 1.5 घंटे तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आई। कुछ ऐसे परिवारों के साथ भी हम जुड़े हैं, हम लोग गए हैं, मिले हैं। लेफ्टिनेंट नरवाल का मैं जिक्र करना चाहूंगा। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो हमारे नेवल ऑफिसर हैं, जिनकी जिनकी वहां पर बड़ी निर्मम तौर पे हत्या की गई, और वो पिक्चर उनकी वाइफ हिमांशी जो है वो साथ में बैठी हुई है, और वो साथ में उनका शव पड़ा हुआ है। जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से तकरीबन 1.25 घंटे तक उनकी सांस चल रही है। अगर 1.5 घंटे तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आई, और जबकि इमीडिएटली ये रीइंफोर्समेंट आनी चाहिए, अगर उनको समय पे इलाज मिल जाता, समय पर, अगर 2, 4, 5, 10 मिनट में हेलीकॉप्टर से उनको इवैक्यूएट कर दिया जाता। इसी तरह से और बहुत सारे जो लोग थे जो मारे गए हैं, वो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से काफी देर तक जिंदा थे। अगर उनको इलाज मिल जाता तो शायद वो आज हमारे बीच में। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में जो सवाल है। आज मैं इन सारे सवालों का, क्योंकि हम अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक ये फैसला है कि इन चीजों के बारे में भी जिक्र किया जाए। और ये सब ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं जिसके अंदर प्रधानमंत्री, जिसमें ये सब बातें 22 तारीख से लेकर 22 अप्रैल से लेकर, क्यों 22 तारीख का अप्रैल का घटना हुई, क्या लैप्सेस थे, क्या उसके अंदर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशनल लैप्सेस थे, किसकी जिम्मेदारियां थी, ये सारी थ्रेड में डिस्कस होनी जरूरी है। और तब से लेकर 10 मई तक, सीज फायर तक के बीच में जो जो कार्रवाई हुई है, तो सारे को ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाना चाहिए, जो कि एक बुनियादी जरूरत है। देश जानना चाहता है, वो देश के रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद संसद के अंदर इन बातों का जिक्र होना चाहिए। सीक्रेसी और जो नेशनल सिक्योरिटी की जो बातें हैं, उनको बीच में से हटाकर, लेकिन देश के नुमाइंदों को, रिप्रेजेंटेटिव को, 543 जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उन सबको मालूम होना चाहिए कि 22 अप्रैल से लेकर और 10 मई के बीच में क्या क्या हुआ, कैसे अटैक के बाद मोबिलाइजेशन हुई, किस आदमी की वजह से, किन की गलती की वजह से, क्या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की गलती थी, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ होम की गलती थी, क्या वो एनआईए की एनएसए की गलती थी, क्या वो आईबी इंटेलिजेंस ग्रिड की फेलियर की जो चेन ऑफ कमांड है उसकी गलती थी। तो ये जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग, उनकी जवाबदेही तय करने की जरूरत है। और एक बात आप जाने से पहले एक जरूर कह दूंगा कि हम फौज में, हमारा जो एक्सपीरियंस है, अगर फौज में कोई भी बड़ा अटैक, इस तरह की इंटेलिजेंस फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर होती, तो फौज में आज तक कोर्ट मार्शल हो चुका होता जिम्मेदार लोगों का। लेकिन इन पॉलिटिकल लोगों का और मिनिस्ट्री ऑफ होम के लोगों का आज तक कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। चारों के चारों टेररिस्ट आज भी खुले घूम रहे हैं, पकड़े नहीं गए हैं। हमारे जो 28-26 लोग पहले मारे गए थे, तो उसके बाद जो घायल थे वो खत्म हो गए थे। उन लोगों के, उनके परिवारों को क्या इंसाफ मिला? वो आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या वो 150 ट्रेनिंग कैंप इन्होंने ध्वस्त, ट्रेनिंग कैंप, लॉन्चिंग पैड, स्टेजिंग एरियाज, क्या वो ध्वस्त कर दिए? वो इंसाफ चाहिए। क्या ये इस टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाली पाकिस्तान आर्मी को हमने सबक सिखा दिया है? वो इंसाफ चाहिए। क्या ये पाकिस्तान की जो अनडेमोक्रेटिक सरकार है, जो पाकिस्तान की फौज के नीचे रहकर काम करती है, क्या हमने उस सरकार को सबक सिखा दिया है? तो ये सारे सवाल हैं जो कि हम चाहते थे कि इस बार देश की एकजुटता बनी है,
देश की एक समरसता बनी है, देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वर्ग, हर तबका साथ आ गया है। तो इतनी बड़ी ताकत के साथ जब मोदी जी खड़े थे, देश की सरकार खड़ी थी, देश की फौजें खड़ी थी, देश की फौज के ऊपर हमें नाज है, हम उनको सैल्यूट करना चाहते हैं। बखूबी उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को अंजाम दिया, लेकिन इट इज अ फेलियर ऑफ पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव था, इट इज द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशन सिंदूर इज अ सक्सेस ऑफ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बट अ फेलियर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। इंडिया को फिर दोबारा से इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक पलड़े में खड़े करने का काम किया। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पॉन्सर्ड सीज फायर को एक्सेप्ट किया, देश की सेनाओं को निराश किया, देश के लोगों को निराश किया, इन परिवारों को जिन्होंने अपने लोग खोए थे उनको निराश किया, और साथ साथ कश्मीर का मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने का मौका दिया। पाकिस्तान को सक्सेस ही सक्सेस है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उनको पैसा मिल गया, उनके लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन हमारे देश में 146 करोड़ लोग आज भी मायूस हैं, क्योंकि हमें इंसाफ जो चाहिए था वो आज इंसाफ नहीं था। और बीजेपी के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा बहुत अच्छी है, हम इसको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, लेकिन आप लोगों को सारे देश में बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारे देश के लोग 22 अप्रैल के बाद सारे बाहर निकल कर आ गए थे कि इंसाफ मांग रहे थे। हमारा देश एक सेंटिमेंटल लोगों का, इमोशनल लोगों का देश है, जो दिखाना भी खुशी दिखाना भी जानता है और गम दिखाना भी जानता है। जब हमारे क्रिकेट के लोग क्रिकेट जीतते हैं, मैच जीतते हैं, तो सारा देश खुशी मनाता है, रंगलर्दियां मनाता है। देश की सरकार, देश की फौज जब जंग जीतती है तो सब लोग उमड़ उमड़ कर घर से बाहर निकलते हैं। तिरंगा यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब लोग तिरंगे के नीचे अपने आप आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज ऐसा माहौल क्यों नहीं है हमारे देश के अंदर? ये मैं अपने मोदी सरकार से जानना चाहूंगा कि हम 146 करोड़ लोग इस सीज फायर के बाद मायूस क्यों हैं? ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा इस मोदी सरकार के साथ। और हमारी सेनाएं क्यों मायूस हैं? जो उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा आपने नहीं करने दिया, सीज फायर थोप दिया उनके ऊपर। तो इसलिए इस मायूस जनता को जवाब चाहिए। मोदी जी, आपको जवाब देना। बहुत सही बात है सर, बहुत सही बात है। शाही साहब, आपकी अंतिम टिप्पणी लूंगा मैं, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी नमस्कार। देखिए, जैसा कर्नल रोहित चौधरी साहब ने पूरे विस्तृत रूप से पूरी चीजों को बताया है, हमें लगता है कि भारत की संप्रभुता के ऊपर जो है कटाक्ष किया जा रहा है लगातार, और उस पर अटैक भी किया गया है। संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करवाया है नरेंद्र मोदी ने। जिस तरीके से ट्रंप लगातार बता रहे हैं कि उन्होंने ही सीज फायर कराया है, तो नरेंद्र मोदी ये बताएं किस दबाव में सीज फायर किया, ये बताएं कि शर्तें 5 क्या तारीख थी? को 5 मई को किन शर्तों पे 5 हुआ? मई को अडानी, सुन लीजिए, अडानी वाले केस में अडानी के सारे लोग वहां गए हुए थे अमेरिका। क्या अडानी से कोई डील हुई है? क्या अडानी के कारण नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं? क्या मुद्रा पोर्ट के कारण ब्लैकमेल हो रहे हैं, या जामनगर रिफाइनरी के कारण ब्लैकमेल हो रहे हैं? नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी की कौन सी नस है जो ट्रंप के पास दबी हुई है, जिसके कारण नरेंद्र मोदी दब। और दूसरी चीज, विदेश यात्राएं इतनी नरेंद्र मोदी ने की, कम से कम 100-150 कंट्रीज की विदेश यात्राएं कर दी। पूरे हाँ, आ रहा इस हूं। पूरे पूरे इस पूरे पहलगांव के बाद और अभी तक युद्ध के दौरान तक, युद्ध ही मैं मानूंगा। अब नरेंद्र मोदी माने या ना माने, मैं तो मानूंगा ये युद्ध थे। जब हमारे पर मिसाइल का अटैक हुआ, हमारे लोगों की जान गई है, शहीद हुए हैं हमारे सैनिक, तो मैं इसको युद्ध ही मानूंगा, चाहे वो छोटा युद्ध हो चाहे बड़ा युद्ध हो। एक भी देश हमारे साथ कोई खड़ा हो तो वो बता दी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 3.5 बिलियन यूएस डॉलर मिल गया पाकिस्तान को बेल आउट प्लान, किसी देश ने उसका विरोध, यहां तक फ्रांस तक ने विरोध नहीं किया, इसने हमें राफेल दिया है, जिसके दम पर हम लड़ रहे थे। उस राफेल के, वो राफेल मतलब कोई भी
इंदिरा जी के समय पे कम से कम रशिया तो हमारे साथ, यूएसएसआर तो खड़ा रहता था, वीटो तो कर देता था। अब तो रशिया भी हमारे साथ है कि नहीं? नरेंद्र मोदी की ऐसी नीति, एक बचकानी नीति है कि कोई विदेशी, हम गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के हम अध्यक्ष हुआ करते थे, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व क्या करते थे, वो भी खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति फ्लॉप है, नरेंद्र मोदी की रक्षा नीति फ्लॉप है। नरेंद्र मोदी इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ये मैं कहता हूं, और मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी के अंदर थोड़ी सी भी अगर इंसानियत हो तो मुश्किल है कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन हम उनके इस्तीफा मांगते हैं, क्योंकि ही हैड सरेंडर। हमारी आर्मी ने सरेंडर कुछ नहीं किया, हमारी आर्मी जीत रही थी, बट दिस मैन हैज सरेंडर। इसीलिए इसका नाम मैंने नरेंद्र की जगह अब सरेंडर मोदी कह दिया, और मैं इसको सरेंडर मोदी कहता रहूंगा। जय हिंद। चलिए आज यही समाप्त करें कि हमारा जो उद्देश्य था दोस्तों, जो हमारे साथ जुड़े दर्शक, देखिए ये था, एक तो वो नीच भाषा का उपयोग करने वाला जो नीच व्यक्ति है भाजपा का मंत्री, उस पर तो आज बात करना बहुत जरूरी था। हमारे कर्नल चौधरी साहब थे, क्योंकि सेना का सेंटिमेंट क्या हो सकता था इस पूरे नीच और गलीच भाषा प्रयोग पर, वो समझना जानना जरूरी था। हम तो आहत हैं ही हैं, आप जानते हैं, हमने कल अपनी बात कह दी थी। और दूसरा वो जब सवाल जो कि बड़े अहम है, जो कि चौधरी साहब ने बड़े बखूबी उठाए, शाही साहब ने, हमने सबने मिलकर, और आप सब जुड़े हैं बड़ी मात्रा में। माफ कीजिएगा कि मैं आप सभी दर्शकों के में से किसी की भी कमेंट डिस्प्ले नहीं कर पाया, वो इसलिए क्योंकि फिर वो आज का विषय जो था उस तरह का था कि वो बिल्कुल फ्लो के साथ होना चाहिए था, है ना, उसमें उस फ्लो में कहीं वो रुकावट आ जाए, वो आज हम नहीं चाहते थे, ताकि वो थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रैक्शन हो। तो हमने किसी की कमेंट को आज जगह नहीं दी है, लेकिन हम पढ़ रहे थे सबकी कमेंट को, और आप बहुत उत्साह से, और आपका भी जो है खून खोल रहा है, मैं देख रहा हूँ आपकी कमेंट से, और खून खोलना भी चाहिए। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो बिल्कुल खोलना चाहिए। बाकी वो जो आ जाते हैं कीचड़ में खिले हुए कमल की औलादें, वो ठीक है, उनको आप इग्नोर कर लीजिए, वो अपने जीजा के साले हैं, वो लेमन चूस ले, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जो महत्वपूर्ण बात थी, और ये बात इसलिए करना जरूरी है दोस्तों, आज के माहौल में ये बताया जा रहा है लगातार, हम सबको ये बताकर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो हुआ वो ठीक ही हुआ है, और ये सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं, सीज फायर भी मोदी ही कर सकते हैं, बाकी किसी की तो औकात नहीं। ये जो लगातार ये जो हमको बेवकूफ बनाने का एक प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है, उसका विरोध करना, उसके खिलाफ बिल्कुल खुल के बोलना, और सच क्या है वो बताना, और जरूरी सवाल पूछना, ये आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण काम है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी साहब, आप आए, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला, और बहुत ही सटीक और सही बातें आपने बताई हमारे दर्शकों को। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शाही साहब, मंच तो वैसे आप ही का है। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा जी क्लोजिंग के तौर पे। जी बिल्कुल सर। हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग जरूरी है, लाजमी है, तो जंग ही से। ये भारतीय सेना की सोच है, और इसी सोच के साथ भारतीय सेना यहाँ तक पहुंची है, और उनके पास पूरी कैपेबिलिटी थी, है, और कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हमारी भारतीय सेनाओं को दिया जाएगा तो बखूबी पूरा करने की ताकत रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक मतलब अंत में ये बता दें, सेना ये सीज फायर सेना ने नहीं किया है, ये सीज फायर ट्रंप के आदेश पे हमारे ये नॉन बायोलॉजिकल ने किया है। कारण वो जाने, कारण वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन सेना तो तैयार थी, और सेना, हमने देखा कि शोल्डर्स वे डाउन, बड़े दुखी थे। चौधरी साहब भी हैं, एक्स आर्मी में जो हैं वो भी हैं, जो आर्मी में या अभी सेवा प्रवृत्त हैं वो भी हैं। और मैं एक चीज और बता दूं जाते जाते, मेरी कल अभी कुछ समय पहले रिटायर्ड हुई कर्नल रह चुकी लेडी ऑफिसर सेना की, मेरी कल उनसे बात हुई। वो गुजरात से हैं। अब बहुत सारे लोग गुजरात को ताना देते हैं, हम देखिए अब हम सुन लेते हैं, क्योंकि हमने दो ऐसे लोग भेजे हैं यहाँ से जो हमारी 7 पीढ़ियों को गाली दिलवा रहे हैं, और हमको खानी पड़ रही है, हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। लेकिन वो महिला रिटायर्ड जो कर्नल है वो गुजरात से ही है।
हम उनसे बात कर रहे थे। ये कर्नल सोफिया जो है ये उनकी सीनियर है और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, आज पारिवारिक ताल्लुकात है आज भी उनकी। वो इतनी दुखी थी, मैंने कहा कि अगर आप आ जाएं, मैं चाहता था कि वो क्योंकि रिटायर्ड हो चुकी हैं, तो चौधरी साहब मैं चाहता था कि मैं आपके साथ साथ उनको भी यहाँ इस मंच पे बुलाऊं और उनसे भी बात सुनूं। वो इतनी आहत थी चौधरी साहब, शाही साहब। उन्होंने कहा कि हमको इस समझ में नहीं आ रहा है कि हम जिस देश के लिए मर मिटने की कसम खा के पूरी अपनी जो है वो हर चीज झोंक देते हैं इस देश के लिए, ये गाली खाने के लिए हम कर रहे हैं क्या? ये हमको जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, ये हमारे साथ जो बदसलूकी की जा रही है, सोफिया जी के साथ जो हुआ उसको लेकर वो बड़ी बहुत ही दुखी है वो। मैं नाम नहीं ले रहा हूं देखिए, क्योंकि मुझे ये एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि जो बीजेपी के साथ नहीं तो वो देशद्रोही है। तो ये बीजेपी की जो आईटी सेल है या बीजेपी के लोग जो हैं, उन लोगों ने इस तरह का एक उन्मादी माहौल बनाने की कोशिश की है। लेकिन भारत एक मजबूत देश है। भारतीय सेनाएं इन चीज़ों से, मिस इन्फॉर्मेशन से, डिसइन्फॉर्मेशन से डरती है। भारतीय सेनाएं अपना काम करना जानती है, प्रोफेशनलिज्म है उनमें। तो इसलिए अ, हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। और मैं यहाँ से खासकर जो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे फेस बनी अ, कर्नल सोफिया कुरैशी को, उनको मैं सलाम करना चाहूँगा। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को मैं सलाम करना चाहूँगा। आप देश के लिए, देश की जाबाज अफसर हैं, जाबाज सिपाही हैं। आप अपना काम बखूबी करें। ये अच्छा पूर्व सैनिक हम लोग हैं, हम इनको संभाल लेंगे। ये विजय शाह जैसे लोग, इन लोगों की नौकरी जो है खत्म करने का काम पूर्व सैनिक करेंगे। हम भी ये चाहते हैं। हमने भी ऐलान किया था पूरे पूर्व सैनिक विभाग में कांग्रेस पार्टी के कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हम वापस अपनी सेवाएं देने के लिए, बॉर्डर पे लड़ने के लिए अपने देश की सेनाओं के साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ाई करने के लिए तैयार। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं मैं चौधरी साहब आपसे। आपके आप सवाल क्या खत्म वजह, नहीं हो रहे। नहीं बस आखिरी है, ये आखिरी है, ये आखिरी है। मैं ये, अगर आपकी जानकारी में कुछ हो तो मुझे कृपया बता दें। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जहां केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है, इनके किसी भी नेता के सुपुत्र या सुपुत्री सेना में कहीं सेवा दे रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी है क्या आपके पास? अगर हो तो बता दीजिए। इसका इसका एक ही जवाब है कि इतिहास में आपने स्वतंत्रता संग्राम में एक भी बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ का एक भी इंसान देश की स्वतंत्रता संग्राम में किसी ने शरीक किया हो, किसी ने कोई कोई जेल गया हो, कोई उदाहरण है? नहीं। तो जो इनका इतिहास 1926 के अंदर लिखा गया था, तो वो कैसे देश की सेना में काम कर सकते हैं? जो स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही नहीं, तो भागीदार नहीं बने, गाली तो बकनी है, ये सब करना है तो ना? ये तो सब वो भारतीय सेनाओं में आकर क्यों बेकार में अपना टाइम वेस्ट करेंगे? ये काम तो जो है हमारे जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के हैं, हमारे नाना भगत सिंह के क्लासमेट भी रहे हैं, उनके रूममेट भी रहे हैं और उनके साथ लड़ाई भी लड़ी है और स्वतंत्रता संग्राम की 9 साल जेल में भी रहे हैं। उसके बाद चौथी पीढ़ी के हम फौजी हैं। तो ये काम तभी हम कांग्रेस में हैं क्योंकि विचारधारा हमारी जो है, फौज की विचारधारा जो है, वो कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाती है। फौज की जो विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव, एक ही चार दीवारी के अंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा और पलटन का धर्म मेरा धर्म, ये ताकत हम लेकर चलते हैं। और कांग्रेस पार्टी भी जोड़ने का काम करती है। उसकी विचारधारा सेकुलर है, सब लोगों को, सारे धर्मों को, वर्गों को, जातियों को, सबको साथ लेकर चलती है। तो इसलिए भारतीय सेनाएं और कांग्रेस पार्टी, इनकी विचारधारा एक है। बीजेपी की विचारधारा कांग्रेस पार्टी से भी मैच नहीं करती, इस देश की के इतिहास से भी मैच नहीं करती और साथ साथ भारतीय सेनाओं के साथ भी मैच नहीं करती।
इसीलिए आपने देख लिया कि जो बीजेपी के जो विजय शाह है, उसका बयान इसी चीज को दर्शाता है कि वो कितना महिलाओं की इज्जत करते हैं, कितना देश की सेनाओं की इज्जत करते हैं, कितना देश के अफसर की इज्जत करते हैं। वो हर चीज के अंदर अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो वहां पर एक रैली को संबोधित करते हुए अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही क्रेडिट लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अ, आदमपुर बेस पे गए थे। चले जाते हैं। तो ये तो बीजेपी की विचारधारा है, ये उनका सोच है, साइकोलॉजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा Thank करते हैं आपका। शाही साहब आपका भी Thank बहुत बहुत धन्यवाद। you. थैंक यू वेरी मच। Yeah. थैंक यू जी। तो दोस्तों ये कुल मिला के पूरा मामला था, आप देख रहे हैं, है ना। और हम इस कार्यक्रम को, इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करेंगे। लंबा हुआ लेकिन बात करना जरूरी था। दो ऐसे अहम मुद्दे थे जिस पर बिल्कुल विस्तार से बात करना है, क्योंकि झूठ का प्रचार बहुत हो रहा है और जोर शोर से हो रहा है और ढोल पीट के हो रहा है। तो उसके खिलाफ थोड़ा लंबा ही सही लेकिन उतना ही मजबूती से इसका जवाब देना और सच और सही सवालों को उठाते रहना, सच बताते रहना, वो भी उतना ही जरूरी आज के हालात में बन जाता है। ये भी किसी युद्ध से कम बात नहीं है भाई, है ना। तो कोशिश कर रहे हैं, उसको लड़ते रहें। आप सबका बहुत सही साथ और सहकार हमको मिल रहा है, हम आपको आपका धन्यवाद करेंगे। एक खबर अभी आ रही है, बता दें आपको, जाते जाते अपडेट दे रहे हैं, अभी जाते जाते इस कार्यक्रम को समाप्त। गुजरात के एक बहुत ही प्रमुख अखबार गुजरात समाचार पर, जो कि वो भी सरकार को और सत्ता को सवाल पूछता रहता है और गुजरात का बहुत ही प्रीमियम अखबार है, उस पर बताया जा रहा है कि छापे पड़ना शुरू हो गए हैं सुबह से। अब वो जीएसटी के हैं या ईडी के हैं या आईटी के, ये हमको अब तक कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ी मात्रा में छापे पड़ना शुरू हो चुके हैं गुजरात समाचार पे। ऐसा अभी उन्हीं के वहां से एक कर्मचारी के साथ हमारी जो लाइव के दौरान बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब छापे पड़ना शुरू हो चुके हैं। अब किस डिपार्टमेंट के है वो अब समझ में आएगा। तो सच बोलिए तो छापे पड़ेंगे। खैर हम हमारे हमारी हमको एक चीज की बड़ी वो है कि भाई ना हमारी कोई बड़ी संस्था है, ना हमारे पास कोई पुराना कोई मतलब कि कोई बड़ी इमारत है, ना कोई महल है, ना कुछ है। छापे पड़ अगर डालेंगे हम पर तो क्या मिलेगा? ये लैपटॉप मिलेगा, इस पर जो एक वेब कैमरा लगा है वो मिल जाएगा और पीछे वो महादेव की तस्वीर लगी है, शायद वो उनको चाहिए तो ले जाएंगे। लेकिन गुजरात समाचार पे छापे पड़े, ये बात सच है, ये आपको बता दें। तो ये बात थी। अब आपने बड़े उत्साह से आपने कमेंट की, ऐसे ही करते रहिए और चैनल आप ही का है, सब्सक्राइब जरूर करें इसको और अपने आसपास के लोगों से करवाइए। लिंक को शेयर करें, आपका अगर मन होता है कि ये बातचीत जो है दूसरों को भी सुनाने के लायक है, ऐसा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिन आप सबका शुभ रहे, स्वस्थ रहें आप तन और मन से, ये शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।